दोस्तों नमस्कार। या तो कोई नायक होगा या फिर कोई खलनायक होगा। चुनाव का मजा तो तभी है, या कहें चुनाव की जरूरत शायद किसी एक नायक को खोजने की होती है या फिर खलनायक को निशाने पर लेने की होती है। और ध्यान दीजिए, बीजेपी की पूरी रणनीति बीते 10 वर्षों में एक नायक के आश्रय घुमड़ती चली गई, जिसके केंद्र में कोई एक चेहरा अगर था तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था। 2014 से लेकर 2024 तक आप हर चुनाव को टटोल लीजिए, आपको एवरेज हर चुनाव में जो विधानसभा के चुनाव होते हैं उसमें कम से कम 7 रैलियां प्रधानमंत्री मोदी की कमोवेश हर राज्य में नजर आएगी। लोकसभा चुनाव में तो कहिए नहीं, दर्जनों की तादाद में नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में प्रधानमंत्री रैली करते हैं। लेकिन राज्य दर राज्य, छोटे राज्य हो, मध्यम राज्य हो या फिर बड़े राज्य हो, औसतन 7 चुनावी रैली प्रधानमंत्री मोदी की जरूर रही है। हालांकि कई जगहों पर यह रैली लगभग 25 तक गई है, उसमें उत्तर प्रदेश भी है, उसमें बिहार भी है। लेकिन ध्यान दीजिए, लोकसभा चुनाव के बाद ऐसा क्या हो गया कि प्रधानमंत्री का चेहरा एक झटके में राज्यों के चुनाव से गायब होने लगा और यह खुले तौर पर जम्मू कश्मीर में भी नजर आया और हरियाणा में तो खास तौर से नजर आया। हरियाणा के चुनाव में 4 रैलियों के बाद प्रधानमंत्री कहीं नहीं थे और यह लगातार कयास लगाए जाते रहे कि दरअसल प्रधानमंत्री हरियाणा का चुनाव छोड़कर भाग चुके हैं। भागना नहीं बल्कि एक रणनीति है क्या ये? क्योंकि सत्ता विरोधी हवा जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है वो डबल इंजन के आश्रय नहीं बल्कि बड़े पावरफुल इंजन के आश्रय दिल्ली से चलती है। और इसका एहसास राज्य के हर नेता को है, विपक्ष के हर नेता को है, वोटरों को भी है। और राज्य के भीतर जितनी भी विकास की योजनाएं हैं उसके पीछे राज्य का मुख्यमंत्री नहीं बल्कि दिल्ली की सत्ता यानी प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी नजर आती है। इसीलिए कमोवेश अपनी तमाम यात्राओं में बीते 10 वर्षों में जानकर आपको हैरत होगी, इस देश के तकरीबन 2627 परियोजनाओं का उद्घाटन उन्होंने बीते 10 वर्षों में किया है, जो राज्य दर राज्य है। कहीं पर गए, कहां पर फीता काटना है, कहां पर उद्घाटन करना है, सब कुछ प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द ही। वो चाहे छोटी से छोटी जगह क्यों ना हो, कोई केंद्र शासित जगह ही क्यों ना हो, वो चंडीगढ़ भी हो सकता है, वो इस राज्य के भीतर यानी देश के भीतर के किसी भी राज्य का कोई शहर भी हो सकता है, वो जबलपुर भी हो सकता है। वो कोई भी राज्य के भीतर जब यह परिस्थिति प्रधानमंत्री को लेकर घुमड़ रही हो और इस देश की तमाम नीतियां प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द हो, तब यह सवाल विपक्ष के सामने हमेशा से रहेगा कि निशाने पर वह लेगी तो प्रधानमंत्री मोदी को लेगी। और ध्यान दीजिए, आज जब महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं, प्रधानमंत्री महाराष्ट्र चुनाव को बीच में छोड़कर चले गए। दरअसल यह उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें सत्ता विरोधी हवा या विपक्ष के ताने जो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर लगाए जाते, उसका जवाब देने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी नहीं है, विपक्ष है। विपक्ष सवाल उठा रहा है, वो आरक्षण का सवाल उठाएगा, संविधान का सवाल उठाएगा, जाति जनगणना का सवाल उठाएगा, गरीबी मुफलिसी का सवाल उठाएगा। लेकिन इन सवालों के इर्द गिर्द राज्य के छत्रप जो बीजेपी के हैं या राज्य के मुखिया जो सत्ता संभालते रहे, उनकी नीति सामने आएगी नहीं। महाराष्ट्र के भीतर बीजेपी किस रूप में खड़ी हुई, सत्ता में दोबारा कैसे आ गई, शिवसेना को किसने तोड़ दिया, एनसीपी कैसे टूट गई, कल तक जिसे आप सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कह रहे थे, 24 घंटे के भीतर वो राज्य का डिप्टी सीएम कैसे बन गया। और इन सब के बीच शिवसेना को लेकर जो बड़े निर्णय लिए गए, उसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हो, इलेक्शन कमीशन का निर्णय हो, सब कुछ तो दिल्ली से ही हांका जा रहा था। तो राजनीतिक तौर पर निशाने पर महाराष्ट्र के भीतर एकनाथ शिंदे होंगे, देवेंद्र फडणवीस होंगे, अजीत पवार होंगे या फिर प्रधानमंत्री मोदी होंगे। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री मोदी होंगे। इसीलिए तो प्रियंका गांधी ने आज जब चुनाव प्रचार शुरू किया तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि देखिए, राज्य में जनता जिसे चुनती है उसे संविधान मानने वाले प्रधानमंत्री मोदी उसे ही नहीं मानते हैं, और फिर जो परिस्थिति बनती है वो सबकी आंखों के सामने है। आज से ही प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार शुरू किया है और इस यात्रा या चुनाव प्रचार के दौर में इससे पहले राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे या कांग्रेस के किसी भी नेता को देख लीजिए, वो तमाम नेता दिल्ली से गए हुए हैं। और कांग्रेस की परिस्थिति महाराष्ट्र के भीतर क्या रही है? नाना पटोले एक वक्त खुद बीजेपी में थे, वो वहां से आए, प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर विधानसभा के भीतर चंद्रपुर के वरवट्टीवार जो हैं वह भी तो नारायण राणे के साथ शिवसेना छोड़कर कांग्रेस में आए थे। नारायण राणे कांग्रेस छोड़कर चले गए बीजेपी में, वरवट्टीवार यहीं रह गए। यानी
इनकी अपनी उपज, वो नाना पटोले हो या रोटीवार हो, ये कांग्रेस से नहीं हुई है। लेकिन इन सबके बीच दो मैसेज साफ है, कांग्रेस का कोई चेहरा नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ एक ही चेहरा बीजेपी का है, प्रधानमंत्री मोदी का। और एंटी इनकम्बेंसी या सत्ता विरोधी रुख जो होता है, उसके निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी होंगे, जो आज भी हैं। प्रियंका गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत किस बात को लेकर की? संविधान की धज्जियां किसने उड़ाई है इस प्रदेश में? संविधान कहता है कि जनता के हाथों में सबसे बड़ा औजार है, सबसे बड़ी शक्ति है। क्या है ये शक्ति? ये शक्ति आपका वोट है। संविधान कहता है कि अपने वोट के द्वारा आप अपनी सरकार चुनेंगे। यहां क्या हुआ? आपने सरकार चुनी ना पिछले चुनाव में। फिर क्या हुआ? पैसों के बल पर, घूस देकर, डराकर, धमकाकर, एजेंसियां लगवाकर ये सरकार चोरी हुई। किसने की ये चोरी? किसने किया ये विश्वासघात? किसके साथ? महाराष्ट्र की जनता के साथ। ये मोदी जी ने किया, ये मोदी जी के नेताओं ने किया, ये भाजपा ने किया। ये आपकी बनी बनाई सरकार इन्होंने तोड़ी, और किस तरह से, भ्रष्ट तरह से तोड़ी। संविधान की बात कैसे कर सकते हैं? तो प्रियंका के निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह हैं। राजनीतिक तौर पर हर कोई जानता है कि प्रधानमंत्री मोदी की छवि के तौर पर अमित शाह की मौजूदगी है, लेकिन निशाने पर तो प्रधानमंत्री मोदी की नीतियां हैं, उनका ऑपरेशन लोटस है, उनकी कॉरपोरेट फंडिंग है। यानी अडानी का मुद्दा भी तो तभी है जब प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी चुनाव प्रचार के वक्त रहेगी। या फिर यह कहें कि दरअसल यह एक बड़ी रणनीति के तहत बीजेपी ने यह मान लिया है कि अब राज्यों की राजनीति खास तौर से प्रधानमंत्री मोदी के इर्द गिर्द होनी नहीं चाहिए, या फिर वह उस चुनाव प्रचार से आखिरी दौर में गायब हो जाए। जैसे हरियाणा में हुए थे, वैसे ही महाराष्ट्र में वह विदेश यात्रा पर निकल पड़े। विदेश यात्रा कोई भी कह सकता है, बड़ी जरूरत होती है प्रधानमंत्री, ऐसे में आप चुनाव क्यों देख रहे हैं? तो जरा समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी G20 की बैठक में शामिल होना उनका जरूरी है, तो जाहिर तौर पर उन्हें जाना चाहिए। लेकिन G20 की बैठक आज और कल नहीं है, वो तो 18 तारीख को है, और 18 तारीख तक ही चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। तो आज 16, कल 17, परसों 18 है। तो प्रधानमंत्री ने नाइजीरिया को खोजा और उन सबके बीच यात्रा पर निकल पड़े। वो तीसरे देश की खोज में भी थे। प्रधानमंत्री नाइजीरिया गए, वहां से वो सीधे तौर पर जाएंगे ब्राजील जाएंगे, जहां पर G20 की बैठक हो रही है। उसके बाद वह गुआन जाएंगे, गुआन में भी मुलाकात करेंगे, एक दिन वहां भी रहेंगे। यानी एक मैसेज बहुत राजनीतिक तौर पर साफ है कि सत्ता विरोधी हवा जो राज्यों के भीतर लोगों के जहन में रहेगी, वह केंद्र को ध्यान में रखकर रहेगी। तो केंद्र के नेता को आप दूर कर दीजिए उस चुनाव से, तो फिर निशाने पर किसे लिया जाएगा? एकनाथ शिंदे को निशाने पर लेंगे, तो फिर एकनाथ शिंदे की शासन व्यवस्था की तुलना जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे की शासन व्यवस्था से होगी। वहां यह मुद्दा तो गायब हो जाएगा कि शिवसेना तोड़ी किसने, शिवसेना तोड़ने के पीछे पैसा किसका लगा था, उस पैसे या उस मीटिंग के दौर में अडानी की मौजूदगी क्यों थी, खुद अमित शाह की रणनीति क्या कहती है। ये तमाम चीजें एक झटके में गायब हो जाएंगी। और उसके बाद जब शरद पवार का जिक्र होगा तो अजीत पवार का जिक्र होगा, लेकिन फिर सवाल यही आएगा कि एनसीपी को तोड़ा किसने। ये तमाम बातें इस रूप में लगातार चल रही है कि क्या वाकई महाराष्ट्र की राजनीति को साधने के लिए अगर आप लोकल स्तर पर चले जाते हैं तो फिर इसका कोई दूसरा हिस्सा बचता नहीं है। क्योंकि इसी ध्यान से देखिए, अगर झारखंड के भीतर बीजेपी का कोई चेहरा नहीं है, बीजेपी के पहले रहे मुख्यमंत्री इस दौर में राजनीतिक तौर पर हाशिए पर है। स्थिति कितनी नाजुक है बीजेपी की झारखंड के भीतर उनके अपने स्थानीय नेताओं को लेकर। अगर आप इससे समझना चाहते हैं तो आपको अर्जुन मुंडा सिवाय अपनी पत्नी के चुनाव प्रचार के अलावे आपको कहीं नजर आएंगे नहीं। उनकी मौजूदगी राज्य में नजर नहीं आएगी। रघुवर दास तो राज्यपाल बना दिए गए, उनके भी परिजन को टिकट दे दिया गया, लेकिन रघुवर दास पिछली बार चुनाव हार गए, बतौर मुख्यमंत्री चुनाव हार गए। उसके बाद बाबूलाल मरांडी की स्थिति यह आ गई कि जो गिरिडीह का इलाका जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं, धनवार के इलाके में बीजेपी के एक निर्दलीय निरंजन राय खड़े हो गए। बड़े संपत्तिवान व्यक्ति है निरंजन राय, 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है उनकी। आज उनको मनाने हेलीकॉप्टर से बकायदा हेमंत बिस्व शर्मा और वहां के गोड्डा के जो विधायक हैं निशिकांत दुबे, वो दोनों पहुंचे। माने या नहीं माने, लेकिन उसके बाद अपने साथ हेलीकॉप्टर पर लेकर वो चल पड़े।
किनसे मुलाकात कराएंगे, क्या कराएंगे, क्योंकि बाबूलाल मरांडी का चुनाव तो जीतना जरूरी है और यह मैसेज तो जाना चाहिए राज्य में, क्योंकि इससे पहले वो जिस पॉलिटिकल पार्टी को बनाया वो लगभग 8% 6% वोट ले चुकी है। तो वो वोट कहीं ट्रांसफर तो होना चाहिए। व्यक्ति की महत्ता राजनीतिक तौर पर उसके वोट बैंक से होती है और वोट बैंक साथ में आना चाहिए। लेकिन झारखंड के भीतर अगर कोई चेहरा नहीं है तो कौन सा चेहरा है? ध्यान दीजिए, हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान, जो लाडली बहना के जरिए जो उनकी लोकप्रियता चरम पर रही, उसको भुनाने के लिए ये दोनों नेता शुरू से पहले दिन से डेरा डाले हुए हैं झारखंड के भीतर में। और झारखंड के लोगों के बीच, गलियों के बीच तो शिवराज सिंह चौहान ऐसे घूमते हैं जैसे वो मध्य प्रदेश में हो। उसी अंदाज में उनका मिलना जुलना संभलना, यानी एक मैसेज बहुत साफ है कि क्लीन इमेज बीजेपी के भीतर जिन नेताओं की है, या जो प्रभावी छत्रप के तौर पर हैं, या फिर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो नेगेटिव स्थिति राजनीतिक तौर पर चुनाव प्रचार के वक्त विपक्ष को कहीं ऑक्सीजन देने का काम करती है, उन सब के अनुरूप एक नई रणनीति बनाई है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी निकल पड़े और दूसरी तरफ जो चेहरे जो लोग रहे वह अपनी अपनी लोकप्रियता के आश्रय लोगों के बीच घूमते चले जाएं। एक तस्वीर आपको दिखलाते हैं शिवराज सिंह चौहान की। शिवराज सिंह चौहान लोगों के बीच में है और देखिए, आपको समझ नहीं आएगा कि क्या वाकई वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वो वहां के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, या फिर वो बाहर से आए हैं, देश के कृषि मंत्री हैं, मध्य प्रदेश में बरसों बरस तक मुख्यमंत्री रहे। देख लीजिए इस अंदाज को। अब शिवराज सिंह चौहान को देखकर तो कोई ये आरोप नहीं लगा सकता है कि दरअसल झारखंड के भीतर गोड्डा जैसी जगह में अडानी के पावर प्लांट के पीछे कौन है। जो रॉ मटेरियल जो भी है, या कहें जो कच्चा खनिज है वहां पर मौजूद, और माइनिंग की जो परिस्थितियां हैं, उसके पीछे केंद्र अगर एनओसी देता है तो उसमें हेमंत बिस्वा शर्मा या फिर शिवराज सिंह चौहान का नाम तो कोई नहीं लेगा। और इन सब के बीच हेमंत सोरेन लगातार केंद्र को घेर जरूर रहे हैं कि किस तरीके से माइनिंग की लूट आदिवासी इलाकों में केंद्र कर रहा है। लेकिन सवाल है कि केंद्र ही इस पूरे परिप्रेक्ष्य से अगर गायब है तो क्या वाकई अमित शाह, जो सियासी तौर पर अपने अनुकूल रणनीति बनाने में माहिर बीजेपी के भीतर माने जाते हैं, उनका यह पूरा का पूरा प्लान रहा कि दरअसल अगर प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा नजर ना आए चुनाव प्रचार के वक्त में, खासतौर से महाराष्ट्र में आखिरी वक्त में जब उफान पर होगा चुनाव और प्रचार, उस समय आप कौन सा आरोप लगाएंगे? और दूसरी तरफ स्टार प्रचारक तो इस दौर में अगर राहुल गांधी हैं तो उसके बाद प्रियंका गांधी ही है, और बाकी में अगर नाम लीजिएगा तो आपको मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावे कोई चौथा नाम आपको इस रूप में नजर आएगा नहीं। छिटपुट मोहल्ले की रैलियों में वो चीजें नजर जरूर आएंगी। लेकिन सवाल कोई भी यह पूछ सकता है कि आखिर प्रधानमंत्री को लेकर पहली बार आरएसएस ने ही तो यह कहा था कि दरअसल अब सत्ता विरोधी हवा या प्रधानमंत्री के चेहरे के आश्रय या फिर एक व्यक्ति के इर्द गिर्द भारत के चुनाव सत्ता दिलाने या परिवर्तन करने की दिशा में नहीं है। ऑर्गेनाइजर में एक लेख लिखा गया था जो संघ का मुखपत्र है। लेकिन सवाल अब उसके आगे का है, आखिर वो कौन सी परिस्थिति है जिसको विपक्ष तुरंत हाथों हाथ लेता है जब जब प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की हर नीतियां राहुल गांधी देखिए निशाने पर लेते हैं। हमने आपको सुनाया प्रियंका गांधी भी निशाने पर ले रही थी। आज प्रियंका गांधी ने तो यह भी कहा कि मंच से खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह ये कह तो दें कि 50% आरक्षण की सीमा रेखा वो तोड़ देंगे, कह तो दें, या फिर वो कह दें जाति जनगणना कराएंगे, कह तो दें। यानी उनके निशाने पर भी कोई दूसरा शख्स नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो इस चुनाव प्रचार से गायब है। या आज चले गए दोपहर में 1 बजे, और जाने से पहले भी आज सुबह वो एक कार्यक्रम में गए। वर्ल्ड प्रेस डे है। हिंदुस्तान टाइम्स जिस दौर में भारत आजाद नहीं हुआ था तब भी निकल रहा था, या तभी से निकलना शुरू हुआ, 100 बरस उसकी यात्रा के हो गए। वो समिट कर रहा है दिल्ली में, प्रधानमंत्री मोदी ने शुरुआत की
और प्रधानमंत्री मोदी जिन नीतियों को परोसते हैं, जाहिर है आज अगर वो चुनाव प्रचार कर रहे होते तो विपक्ष का कोई भी नेता वो भाषण के जरिए हो या सोशल मीडिया के जरिए उन्हें निशाने पर ले लेता, क्योंकि उन्होंने अपने भाषण में कमाल की बात कह दी। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि दरअसल हम जो पॉलिसी बनाते हैं उस पॉलिसी के आश्रय लोगों का पैसा बच रहा है, और वो पैसा हजारों करोड़ में है या कहें लाखों करोड़ में है। यानी इस देश की इकोनॉमी में जो मौजूदा वक्त की परिस्थितियां हैं उसमें पहली बार है कि असमानता बढ़ी है, गरीबी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, रुपया करेंसी के तौर पर बड़ा नीचे आ गया है। बाजार में जो खरीद हो रही है वो इस दौर में रईसों के लिए कार की खरीद भी सबसे कम हुई है, देश छोड़कर जाने वालों की तादाद भी बढ़ गई है। लेकिन इन सबसे हटकर प्रधानमंत्री ने आज कमाल का फार्मूला दिया, ये कहते हुए कि उनकी हर नीति से कितना पैसा जनता का बच जाता है। ये जनता को खुद सोचना चाहिए। उन्हें सोचना होगा कि अगर उनके घर में एक शौचालय खुल गया है तो उस शौचालय के जरिए क्या वाकई 70,000 रुपए बच जाते हैं? नल से जल के जरिए 10,000 रुपए की बचत हो जाती है क्योंकि वह बीमार नहीं पड़ते हैं। लोगों को सोचना होगा। एलईडी लग गया तो आपके 20,000 करोड़ रुपए इस देश के कैसे बच गए। सुनिए जरा उन्होंने जो आज कहा है, तब आप समझ पाएंगे कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष के निशाने पर आ जाते हैं और चुनावी प्रक्रिया से इस दौर में वो बाहर क्यों चले गए हैं। डीबीटी से जो लीकेज रुकी है उससे देश के 3.5 लाख करोड़ रुपए बचे हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज से गरीबों के 1,10,000 करोड़ रुपए बचे हैं। जन औषधि केंद्रों में 80% डिस्काउंट पर मिल रही दवाइयों से नागरिकों के 30,000 करोड़ रुपए बचे हैं। स्टेंट और नी इम्प्लांट कीमतों को नियंत्रित करने से लोगों की हजारों करोड़ रुपए बचे हैं। उजाला स्कीम से लोगों को एलईडी बल्ब से बिजली बिल में 20,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशन के कारण बीमारियां कम हुई और इससे गांवों में हर परिवार के करीब 50,000 रुपए बचे हैं। यूनिसेफ का कहना है कि जिस परिवार के पास अपना टॉयलेट है उसके भी करीब 70,000 रुपए बचे हैं। साथियों, जिन 12 करोड़ लोगों के घर पहली बार नल से जल आया है, WHO ने उन पर भी एक स्टडी कराई है। अब साफ पानी मिलने से ऐसे परिवारों को हर साल 10,000 रुपए से ज्यादा की बचत हुई है। अब प्रधानमंत्री मोदी हैं, वो जो चाहे सो कह सकते हैं क्योंकि इस देश की हकीकत उनकी कही हुई बातों से हटकर है। और शायद यही वजह है कि जहां जहां डबल इंजन का जिक्र होता है वहां वहां एंटी इनकम्बेंसी रेंगने लगती है या विपक्ष को यह लग जाता है कि अब हम चुनाव यहां जीत सकते हैं। यही स्थिति हरियाणा में भी थी। लेकिन प्रधानमंत्री की मौजूदगी ना रहे, जो अब महाराष्ट्र में नहीं है। हमारी टीम ने बताया कि दरअसल जो प्रधानमंत्री कह गए उसमें वो आयुष्मान भारत का जिक्र कर गए, जन औषधि जो 80% कम रेट पर मिलती है उसका जिक्र कर गए, उज्ज्वला योजना जो एलईडी के जरिए उसका भी जिक्र किया, उसके साथ स्वच्छ भारत उसका भी जिक्र किया, शौचालयों का जिक्र किया, नल से जल का जिक्र किया। इन तमाम चीजों को अगर जिक्र करते हुए हमारी टीम ने बताया कि इससे जो खुद प्रधानमंत्री ने आंकड़े दिए, अगर सबको परिवार के साथ जोड़ते जोड़ते देश की स्थिति में आप लाकर खड़ा कर दीजिएगा तो आपको जानकर हैरत होगी ये रकम तकरीबन 8-8.5 लाख करोड़ की बनती है इस देश के नजरिए से। लेकिन इसके दूसरे पक्ष को देखिए। हमारी टीम ने बताया कि दरअसल इसकी जानकारी लोगों को दे दीजिए कि दरअसल बीते 3 वर्षों में, 3 वर्ष का जिक्र हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एकनाथ शिंदे 2022 में आते हैं और उसके बाद से 2024 अभी है, पूरा 3 वर्ष भी नहीं हुआ है। लेकिन इस दौर को भी अगर परखें तो इस देश में प्रति व्यक्ति आय 94,000 से बढ़कर 1,06,000 तक पहुंची है, यानी 12,000 रुपए प्रति व्यक्ति की आय बढ़ी है। और प्रति व्यक्ति की आय जो बढ़ती है वो पूरी इकोनॉमी के दायरे में इस देश की जनसंख्या को लेकर बढ़ती है। और उसको जब आप राज्यों में लेकर आते हैं तो महाराष्ट्र के भीतर 1,40,000 से बढ़कर 1,63,000 हुई है। लेकिन झारखंड में यह 57,000 से बढ़कर 65,000 तक पहुंची है। यानी इस देश की पर कैपिटा इनकम से इस वक्त भी झारखंड लगभग 35-37 हजार रुपए पीछे है।
लेकिन जिक्र तो प्रधानमंत्री पूरे देश का करते हैं और इसके बाद जब आप परिस्थितियों को थोड़ा और समझें तो जो वित्तीय घाटा है वो बढ़ते बढ़ते लगभग 3% दोनों राज्यों में आ चुका है, जो अपने तौर पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो किया जाता है उस नजरिए से महाराष्ट्र और झारखंड दोनों की स्थिति पिछले दौर की तुलना में कमजोर पड़ गई है। जो पूरा कर्ज है वो कर्ज इस मायने में बड़ा महत्वपूर्ण है कि कर्ज लगभग जो पूरा जीएसडीपी होता है महाराष्ट्र के भीतर में वो 17% पार कर गया और झारखंड में 30% के ऊपर जा चुका है। यानी इकोनॉमिक सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के दायरे में अगर आप समझ रहे हैं तो किसान, मजदूर, युवा जो बेरोजगार है उनकी स्थितियों में इस दौर में 10 वर्ष में आप और ज्यादा मुश्किल हालात देखेंगे। तब यह सवाल उठेगा किसी के जहन में भी कि प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमी का पूरा डाटा आता कहां से है, और जिस डाटा को वो लगातार रखते हैं उस डाटा के पीछे क्या भारत के बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों का योगदान है, या फिर प्रधानमंत्री चाहते हैं कि वो ये बोले तो उसी लिहाज से वो भाषण उनको थमा दिया जाता है और ये परिस्थिति जनता के भीतर गुस्सा पैदा करे। उससे पहले प्रधानमंत्री चुनाव के वक्त अब छत्रपों को स्ट्रेटेजिकली सामने रखने लगे हैं कि देखिए ये आ गया। और प्रधानमंत्री की अपनी चकाचौंध को अगर आप परखना चाहते हैं तो आज प्रधानमंत्री जब रवाना हो रहे थे, इससे पहले क्या होता था अक्सर की समाचार एजेंसी वो एएनआई हो या पीटीआई हो वह दोनों तस्वीरों को जारी करती है। पहली बार पीआईबी ने, जो केंद्र सरकार के अधीन प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, उसने अपने तौर पर प्रधानमंत्री जो सफर की शुरुआत कर रहे थे दिल्ली से नाइजीरिया की रवाना होने वाले थे उससे पहले 20 सेकंड का एक वीडियो जारी किया। आप देखिए इसे जरूर, क्योंकि ये 20 सेकंड में आपको लग जाएगा कितने कैमरे, कितनी एडिटिंग, कितनी परिस्थिति के साथ प्रधानमंत्री की 20 सेकंड की यात्रा की शुरुआत सामने रखी गई है। तो महाराष्ट्र का चुनाव प्रचार 2 दिन चाहते तो प्रधानमंत्री और कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नाइजीरिया जाना ज्यादा जरूरी समझा। सही बात है, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जितनी बड़ी हलचल इस दौर में हो रही है वो अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है, खास तौर से इस दौर में अमेरिका में ट्रंप का आना। इसका क्या असर होगा कल जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले समझ लीजिए कि दरअसल प्रधानमंत्री के इस उड़ान के पीछे महाराष्ट्र में क्या क्या वह छोड़ कर गए हैं। वो दरअसल छोड़कर गए हैं सबसे ज्यादा बेरोजगारी की परिस्थितियां, सबसे बुरी हालत में किसान, खास तौर से सोयाबीन, कॉटन और जो मिल्क प्रोडक्ट बनाते हैं उससे जुड़े किसानों की भी बदहाली वह पीछे छोड़कर गए हैं। इस दौर में अगर ध्यान दीजिएगा तो विदर्भ का इलाका हो या मराठवाड़ा का इलाका हो या फिर बाकी महाराष्ट्र का हिस्सा हो, सबसे ज्यादा किसानों की दुर्दशा यहां पर हो रही, और लागत भी ना मिल पाने की वजह से और कर्ज में डूबते जाने की वजह से इतनी बड़ी तादाद में किसान इस दौर में जिंदगी ना जीने के निर्णय लेने की दिशा में बढ़ते चले गए, जो तादाद बढ़ते बढ़ते इस बार तकरीबन यानी बीते बरस जो है ये 2851 तक पहुंच गई, जिसमें विदर्भ 1439, मराठवाड़ा 1088 और बाकी हिस्सों में लगभग 400-500 किसान। और न्यूनतम मजदूरी का सवाल उलझन भरा हो गया है। इस दौर में जो अलग अलग कोऑपरेटिव्स के जरिए काम भी होता था और पॉलिटिशियन लोकल स्तर पर रास्ता सुझाते भी थे, इस दौर में कोऑपरेटिव मंत्रालय अमित शाह के हाथ में है और कोऑपरेटिव्स के भीतर के गलत धंधे कहिए वो रुक गए या नए तरीके से वो ऑर्गेनाइज्ड हो गए, यह भी एक सवाल है। लेकिन इन सब के बीच उलझने महाराष्ट्र के भीतर उन लोगों के सामने कहीं बड़ी हो गई जो ये सोचते थे कि दरअसल स्टेट लेवल पर तो उनको अपने पॉलिटिशियन के जरिए रास्ता मिल जाएगा, संयोग से वह भी हाथ दिल्ली में खिसक कर आ गए और दिल्ली ने कहा हम चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, आप लोग अपने तौर पर लड़िए, क्योंकि इसका जवाब दे पाने की स्थिति में विपक्ष होगा नहीं। और शायद इसीलिए आप ध्यान दीजिए, स्टेट की इमेज या स्टेट के भीतर बीजेपी के नेताओं की इमेज दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री मोदी और शाह की तुलना में अच्छी है। राजनीतिक तौर पर अगर चुनाव छत्रप बीजेपी के लड़ने लगे या अपने गवर्नेंस के आश्रय लड़ने लगे तो लाभ मिल जाता है बीजेपी को, या फिर वो मुद्दा गायब हो जाता है जो सत्ता विरोधी या एंटी इनकम्बेंसी मुद्दा रहता है। इस स्ट्रैटेजी को अपने तौर पर अपनाया गया और शायद इसीलिए हर वो बड़ा मुद्दा
जो लगातार राहुल गांधी उठा रहे हैं, उसके दायरे में कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके दायरे में रिजर्वेशन है, उसके दायरे में कास्ट जनगणना है, उसके दायरे में हाशिए पर पड़े लोगों को राहत देने के लिए सामने अडानी है। लेकिन ये सारे चेहरे, सारे मुद्दे एक झटके में गायब हो जाएं, ऐसी व्यवस्था चुनाव प्रचार को लेकर अगर की गई तो दो ही बात बचती है। पहला ये कि प्रधानमंत्री के चेहरे और नाम पर वोट जनता देने को तैयार नहीं, इसको बीजेपी समझ गई या अमित शाह समझ गए या संघ समझ गया। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी एक छाया के तौर पर मौजूद रहे। कल तक बाकी नेता छाया के तौर पे थे, अब वो छाया के तौर पर मौजूद रहे। और उस सामने आए नेताओं को लेकर जब तक आप सवाल का ताना बाना बुनना शुरू करें तो वो बेअसर चुनाव प्रचार के दौर में नजर आने लगे, और यही हो रहा है। बाकी खेल आप समझ गए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।